देखिए, पहली बात तो हमारे ऊपर कोई आक्षेप नहीं होना चाहिए। मैं भारत का नागरिक हूं, एक अधिवक्ता हूं, न किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं, न किसी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आया हूं। मैं केवल संविधान की बात करूंगा और संविधान हमारे पास असली है। आपका जो मैंने परिचय दिया उसकी कोई गलती थी? कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टियों में दिखाया जाता संविधान, उसमें अंदर सफेद पन्ना होता है। आप ये देख लीजिए, हमारा पूरा भरा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है। ठीक है। अब मैं लगातार अपनी बात करूं, प्लीज इंटरप्ट मत करिए। नहीं, देखिए 1 घंटे। अरे सुन तो लीजिए सर। जब दोरे जी ने इसको जब सर 4:50 हो चुका है, 5:30 निकलना है, 7:20 की फ्लाइट है। हाँ प्लीज। विषय यह है कि संविधान होता क्या है। संविधान समविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। संविधान का लक्ष्य क्या है? इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। ये हमारे इसका है। अगर आप वाल्मीकि जी का रामायण पढ़िए या तुलसीदास जी का रामायण पढ़िए तो उत्तरकांड में आपको मिलेगा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरश्रुत नीति, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब दुरस शरीरा, और न ही दरिद्र को दुखी न दीना, न ही कोई अबुध न लक्षण हीना। मेरा यह मानना है, बाबा साहब अंबेडकर भी यही चाहते थे, न कोई दरिद्र हो न कोई दुखी हो, सबको समान अवसर मिले, सबका शरीर स्वस्थ हो, सबको रोजगार मिलता रहे, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था सबको बनी रहे, सबको बराबर सम्मान मिलता रहे, भेदभाव न हो। तो जो व्यवस्था, जो राम राज्य की बात होती है उत्तरकांड में, लगभग वही बात हमारे संविधान के प्रियम्बल का लक्ष्य भी है। अब बात आती है कि आरक्षण किस लिए। तो एक बात से मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूं कि हजारों सालों का यह प्रताड़ना हुई। पहली बात तो जाति, कोई भी जाति 2000 साल के पहले थी ही नहीं। कास्टिज्म क्रिश्चियनिटी के बाद आया है। जिसको अगर विश्वास नहीं है तो बाबा साहब अंबेडकर की किताब है, उसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको पढ़ लीजिए। और पढ़ना है पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए। तो यह मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि यह जातिगत व्यवस्था हजारों साल से है। जाति व्यवस्था मात्र 1800 साल पुरानी है। पहले क्रिश्चियनिटी आया है, उसके बाद कास्टिज्म आया। अब मैं आता हूं आगे विषय पे। आरक्षण बिल्कुल आवश्यक था। कम से कम 1800 सालों में तो उतना कम हुआ, लेकिन पिछले 700-800 सालों में तो ज्यादा हुआ था। तो ज्यादा हुआ है। अगर किसी को, कोई हमारा परिवार का अंग, उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारा कोई एक हाथ कमजोर हो गया, एक हमारा पैर कमजोर हो गया, या कैसे भी पोलियो से ग्रसित हो गया, या हमें कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो गई, तो शरीर के उस अंग को स्वस्थ बनाना यह हम सबकी ड्यूटी है और संविधान में रखा गया। बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा, मैं 10 साल के लिए है, 20 साल के लिए उस पर नहीं जाता हूं। मेरा मानना है आरक्षण एक दवाई है। अब आपकी अगर तबीयत खराब है और आप वो दवाई लगातार खा रहे हैं और बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा यही दवा कंटिन्यू करनी है या इसके साथ कुछ और भी लेना है। ठीक है। अगर लगातार वो दवाई खाए जा रहे हैं और फिर भी हम कह रहे हैं बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब दवाई के बारे में सोचना पड़ेगा, दवाई के बारे में चिंतन करना पड़ेगा। मेरा यह मानना है, संविधान के प्रियम्बल में लिखा है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस आएगा कैसे? 1800 जाति व्यवस्था 1800 साल पुरानी है और गोत्र व्यवस्था 10,000 साल पुरानी है। इस साल मैं 105 जिलों में जा चुका हूं। पिछले साल 2023 में 115 जिलों में गया था। 2022 में 90 जिलों में गया था। अब तक मैं 500 जिलों में जा चुका हूं। मेरा गोत्र भारद्वाज है। मुझे भारद्वाज गोत्र के यादव भी मिले, भारद्वाज गोत्र के पासवान मिले, मुझे भारद्वाज गोत्र के जाट मिले, मुझे भारद्वाज गोत्र के सैनी मिले, मुझे भारद्वाज गोत्र के हरिजन मिले, और मैं पूरे थ्रू आउट कंट्री की बात कर रहा हूं। हमारा मूल था क्या? गोत्र। तो अगर हम वास्तव में चाह रहे थे कि छुआछूत खत्म हो, ये सब खत्म हो, तो एक बार हमें रिव्यू करना चाहिए था कि कास्ट सिस्टम को आगे बढ़ाना है या हमारी जो पौराणिक पारंपरिक व्यवस्था थी गोत्र सिस्टम, उसको वापस लाना है। गोत्र सिस्टम कैसे आया उस पर चर्चा करूंगा तो लंबी व्याख्या हो जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, भारद्वाज ऋषि का आश्रम था, जो हवन करा रहा था वो भी
भारद्वाज हो गया, जो उनके आश्रम की रक्षा कर रहा था वो भी भारद्वाज हो गया, जो उनको आके धन दान कर रहा था वो भी भारद्वाज हो गया, बाकी लोग जो गाय देख रहे थे, दूध निकाल रहे थे, वो भी भारद्वाज हो गए। तो उस आश्रम से कनेक्टेड लोग सारे भारद्वाज हो गए। तो पहली बात समझिए, जाति हमें तोड़ती है और गोत्र हमें जोड़ता है। और सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में जितने संस्कार होते हैं उसमें दो बात पूछी जाती, जात कभी पूछी नहीं जाती। शादी विवाह के समय क्या पूछा जाता है? नाम और, जोर से बोलिए जरा, नाम और गोत्र। गोत्र का फायदा क्या है? जो गोत्र केरल के लोगों का होता है वही कश्मीर के लोगों का होता है, वही बंगाल के लोगों का होता है, वही गुजरात के लोगों का होता है, वही बिहार के लोगों का होता है। दूसरा फायदा क्या है? जो गोत्र हिंदू का होता है वही जैन का होता है, वही बौद्ध का होता है, वही सिख का होता है। तीसरा फायदा क्या है? जो गोत्र ब्राह्मण का वही क्षत्रिय का, वही वैश्य का, वही दलित का। तो संविधान का लक्ष्य था यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल जस्टिस, सामाजिक समरसता। तो हमें क्या करना चाहिए था? गोत्र की बजाय, मैं आरक्षण की ये नहीं कह रहा हूं कि आरक्षण का सब्स्टिट्यूट है ना, बिल्कुल आप इसको ऐसे मत सोचिएगा। मेरा यह मानना है जो संविधान का लक्ष्य प्राप्त करना था तो हमें कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम के साथ गोत्र व्यवस्था पे आना था। दूसरा, जो इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है भारत के संविधान में, उस इकोनॉमिक जस्टिस को तभी आप अचीव कर सकते हैं जब करप्शन खत्म हो जाए। क्योंकि हमारे जो दलित हैं, पीड़ित हैं, हमारे जो पिछड़े लोग हैं, वो सबसे ज्यादा जो परेशान हैं। भाई उनको कुछ काम धाम करना है, उनसे 1 लाख रुपए घूस मान ली जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है वो नहीं दे पाएंगे। जो दूसरा 1 लाख रुपए घूस दे देगा उसका काम हो जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस के लिए करप्शन खत्म करना जरूरी है। अब आया राजनीतिक जस्टिस। अब राजनीतिक जस्टिस में सवाल यह है कि किसको कितना अवसर। क्या के.आर. नारायण साहब को लगातार रिजर्वेशन मिलेगा, या जो लोग जगजीवन राम जी के परिवार को रिजर्वेशन मिलेगा, या उनके गांव के राम कुमार, श्याम कुमार, अवधेश कुमार, लल्लन कुमार या अशोक कुमार है उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा? इसको भी देखना पड़ेगा। तीसरा विषय में आता हूं, समान अवसर। आरक्षण दे के कभी समान अवसर मिल ही नहीं सकता। मेरा मानना है समान अवसर तब मिलेगा जब मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब होगी, मेरे बेटे की किताब, मेरे ड्राइवर की बेटे की एक किताब होगी। जब मेरे बेटे की किताब, विवेक जी के बेटे की किताब, आपके बेटे की किताब, सबके बेटे की एक किताब होगी। और यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम आज का नहीं, मेरी बड़ी प्राचीन व्यवस्था थी। दशरथ जी और सुमंत जी एक ही स्कूल में पढ़ते थे, कृष्ण और सुदामा एक ही स्कूल में पढ़ते थे, और बाकी तो छोड़िए, राम और निषाद राज एक ही स्कूल में पढ़ते थे। राजा रघु ने हजारों साल पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया था। अनफॉर्चुनेटली हमने छोड़ दिया। आज की डेट में 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं, सबकी अलग अलग किताब है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक है, इसलिए मजबूरी में सबको कोचिंग लेना पड़ता है। बिना कोचिंग लिए कोई आईआईटी में जा ही नहीं सकता, मैं डॉक्टर बन ही नहीं सकता। तो जो अमीर है वो तो फिटजी करा लेगा 3 लाख रुपए देके, जो गरीब दलित है बेचारा कोचिंग कैसे कराएगा? तो इसलिए आवश्यक यह है कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम हो। अब मैं आता हूं, बस 2 मिनट और लूंगा। अगर वास्तव में हमें सबका, हाँ मैं समाप्त कर रहा हूं, हमें सबका कल्याण करना है तो हमें भारत में जुडिशियल सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। हमारा जो दलित भाई है वो थाने की दलाली से परेशान है, वो तहसील के भ्रष्टाचार से परेशान है, वो जुडिशियल सिस्टम में, जो जुडिशरी में वहां पे पैसा दे के न्याय बिक रहा है उससे परेशान है। वो गरीब है। अगर वो गरीब है तो जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, खासतौर पर पुलिस प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था का, तब तक वो इक्वल अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिल पाएगी। फिर मैं आता हूं आगे, बड़ी सीधी सी बात है, वो इसलिए भी परेशान है कि भारत में झूठ का बोलबाला है। झूठ का इसलिए बोलबाला है कि झूठ बोलना अपराध नहीं है, झूठी बात लिखना अपराध नहीं है, झूठा भाषण देना अपराध नहीं है, कुछ भी झूठ करते रहो, झूठ फैलाते रहो, कोई अपराध है ही नहीं है। जरूरत इस बात की भी आ चुकी है कि भारत में झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया जाए। झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है, झूठी बातें सिखाई जा रही हैं, दुनिया की झूठ चीजें बताई जा रही हैं, तो कम से कम इस झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना जरूरी है। मेरा और एक इसमें कहना है कि वास्तव में जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है हम एक चीज पे हम तीनों लोग सहमत हैं कि रिजर्वेशन चलना चाहिए। मैं भी सहमत हूं। मैं तो रिजर्वेशन के आगे और क्या क्या होना चाहिए वो बात कह रहा था। मेरा यह मानना है कि जो सांसद बन गया, विधायक बन गया, मंत्री बन गया, गवर्नर बन गया, राष्ट्रपति बन गया, उपराष्ट्रपति बन गया, 5 बार सांसद हो गया, उसके बच्चे को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। या जिस राम कुमार, श्याम कुमार, अशोक कुमार, महेश कुमार को कभी नहीं मिला, पहले उसको बच्चे को मिलना चाहिए। यह विषय आप लोग तय करिए, मेरी अपनी इसमें कोई ओपिनियन नहीं है, यह आप लोग तय कर लीजिए, ये समाज के लोग तय कर ले। मतलब अगर एक पोस्ट आ रही है तो उसमें मेरे प्रिय मित्र
विवेक जी के बेटे को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या विवेक जी के गांव में जिसको कभी नहीं मिला उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये विवेक जी अपना खुद ही अपने विवेक से तय करे, ये मेरा कहना है। अब मैं आता हूं उसके आगे। मेरा यह कहना है इस संविधान में वास्तव में बहुत कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जैसे संविधान का ये अपना 23 कह रहा था कि मानव तस्करी गंभीर अपराध है, इसको रोकना। सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग जानते हैं किसकी है? दलित बच्चों की होती है। और उसका एक केस मैं चल रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। एग्जाम्पल बता देता हूं, असम, बंगाल, बिहार, झारखंड के 70,000 बच्चे गायब हो गए। और वो बच्चे किसके थे? मजदूरों के, जो घर बनाते हैं, सड़क बनाते हैं। 70,000 बच्चे गायब हुए और 70,000 बच्चे कहां मिले विवेक जी? वो मिले सारे के सारे केरल के यतीम खानों में। और उन 70,000 बच्चों का खतना हो चुका है, सीबीआई जांच चल रही है। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो केरल सरकार उस सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई कि नहीं नहीं, इनका खतना भले हो गया है लेकिन आप इस पे सीबीआई जांच मत कराओ। यह सिचुएशन है आपकी आज की डेट में। जो 10 लाख एकड़ जमीन जो वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है, किसकी है? उसमें से मैक्सिमम जमीन हमारे दलित भाइयों की है। उनका खेत है, उनका खलिहान है, उनके बगल की ऊसर जमीन है, उनके बगल की बंजर जमीन है, उनके बगल में जो उनकी शादी विवाह के लिए जो जनवास रोकने के लिए स्थान था, वो स्थान पे कब्जा हुआ है। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा जो शोषण हो रहा है, खासतौर पे चाहे धर्मांतरण के नाम पे, किसका हो रहा है? हमारे दलित भाइयों का है। हम तो ये कह रहे हैं रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन घुसपैठ के खिलाफ भी कठोर कानून होना चाहिए। जो घुसपैठिए आज आ रहे हैं, किसका सबसे ज्यादा नौकरी छीन रहे? हमारे दलित भाइयों का छीन रहे। तो घुसपैठ के खिलाफ भी कठोर कानून होना चाहिए, धर्मांतरण के खिलाफ भी कठोर कानून होना चाहिए, अवैध निर्माण के खिलाफ भी कठोर कानून होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, नहीं नहीं, अरे हद हो गई इसमें। हम प्रॉब्लम बता रहे हैं हो क्या रहा है। अरे भैया, मैंने वक्फ बोर्ड को चैलेंज किया है, सुप्रीम कोर्ट में डेटा दिया है। 10 लाख एकड़ जमीन में से 6 लाख एकड़ जमीन दलितों की जमीन है जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। आंकड़े बता रहा हूं आपको ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा हूं। 10 लाख एकड़ जमीन में से 6 लाख एकड़ जमीन दलितों की है जिसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। 1950 से पहले मात्र 50,000 एकड़ जमीन थी, वो भी बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी की थी। सारी 9.5 लाख एकड़ जमीन 1950 नेहरू के कानून 1954 के बाद आई है। और उसमें मैक्सिमम जमीन किसकी है? क्यों? क्योंकि बेचारे गरीब हैं, उनकी प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर कर दो, पता ही नहीं है। झबुआ में पूरा का पूरा गांव डिक्लेयर कर दिया वक्फ प्रॉपर्टी। झबुआ का आदिवासी जिसने अपनी लोकल कोर्ट नहीं देखी है, जिसने अपनी लोकल तहसील नहीं देखी है, उसको वक्फ बोर्ड नोटिस भेज के कह रहा है भोपाल में आओ, अपना जवाब दो। झबुआ से भोपाल 700 किलोमीटर दूर पड़ता है। वो आदिवासी कहां पहुंचेगा? भोपाल। कैसे पहुंचेगा भोपाल? और उसको धमकी क्या दे रहे? उसको धमकी ये दे रहे हैं, अगर तुम्हें अपनी जमीन बचाना है तो कन्वर्ट हो जाओ। ये हो रहा है। तो सबसे ज्यादा ये जो घटिया कानूनों की मार कौन झेल रहा है? दलित हमारा झेल रहा है। भ्रष्टाचार की मार कौन झेल रहा है? दलित हमारा झेल रहा है। थाने की भ्रष्टाचार की मार कौन झेल रहा है? हमारा दलित परिवार। देखिए, आरक्षण तो यहाँ पे देना पड़ेगा, पीछे को एक आरक्षण दीजिए। आप लोग पीछे से एक महिला आरक्षण भी होना चाहिए, एक महिला आरक्षण। महिला का ही सवाल मैं मेरा सवाल बेटी पे है कि क्या नाम है कि जो अभी जो राजनीतिक पार्टियां जो कह रहे हैं कि हम आरक्षण बढ़ाएंगे, 50 से बढ़ा करके 70% करेंगे, क्या ये जायज है? उसके अलावा एक और झूठ बनाया जा रहा है कि संविधान बदला जाएगा। संविधान का बदलने क्या बदला जा सकता है, ये भी जान सकते हैं। इसका मूल कारण यह है, भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है, झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जब तक झूठ बोलने पे 10-20 साल की सजा का कानून नहीं बनेगा, तब तक झूठी आर्टिकल लिखे जाएंगे, झूठी कहानियां लिखी जाएंगी, झूठी किताबें लिखी जाएंगे, झूठे भाषण दिए जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं, दुनिया के कई देशों में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होती है। आप वो कानून बना दीजिए, भारत में बहुत शांति आ जाएगी। पीछे से एक सवाल है, सृष्टि को समाप्त करेंगे। अंतिम सवाल होगा। क्या? अरे सहमत है, तीनों लोग सहमत हैं। विवेक जी भी सहमत हैं, दोहरे जी भी सहमत हैं, हम भी सहमत हैं, रिजर्वेशन होना चाहिए। हमारा यह कहना है, मायावती जी के परिवार को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, पासवान जी के परिवार को नहीं मिलना चाहिए, उदित राज जी के परिवार को नहीं मिलना चाहिए, और विवेक जी के परिवार को नहीं मिलना चाहिए। प्रोफेसर हो चुके हैं। लेकिन दुबे जी जो जिसे कहना चाहिए, दुबे जी, त्रिवेदी जी
और चतुर्वेदी जी जो लोग भी डीएम रहे उनके बच्चों को मिलते रहे। हाँ, अगर एक मिनट जवाब, हाँ, अगर दुबे जी, चौबे जी, पांडे जी विवेक जी के ड्राइवर है, समाज के अंदर ईडब्ल्यूएस उन लोगों को मिला है जिनके समाज के अंदर लगातार पीढ़ियों दर पीढ़ियों शिक्षक पैदा होते रहे, कर्मचारी पैदा होते रहे, उनको ईडब्ल्यूएस। मैं आपको जवाब देता हूं। मैं भारत में कम से कम भारत में 500 विवेक कुमार जानता हूं जिनका ड्राइवर पांडे है, जिसका ड्राइवर शुक्ला है, जिसका ड्राइवर जो है खाना बनाने वाला मिश्रा है। विवेक कुमार जी का ड्राइवर, अगर इनका ड्राइवर पांडे शुक्ला के बारे में क्या करेंगे? देखिए, इस तरीके से बात अगर करेंगे तो किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। प्लीज बैठिए, भाई सबका हिस्सा आप क्यों खा रहे हो? अपने पड़ोसी को खाने दो। आप लोग ने खाया, आप खा रहे हो सबका हिस्सा। अब ये सारा खुद ही बनेंगे, कैंसर भी ही बनेंगे। आप सारा हिस्सा यही खा जाएंगे। ना 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 ना, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, दलित भी बन रहे। आपको सच पता ही नहीं है।